ये आज हमारे पास टॉपिक है कंप्लीस एविडेंस। है कंप्लीस का मतलब क्या है, इसका ई जो है ये नीचे आ गया कंप्लीस और ये एविडेंस। ठीक हो, कंप्लीस का मतलब है शरीक जुर्म, एविडेंस का मतलब है सबूत। ठीक हो गया। आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसका मीनिंग देखना है। मीनिंग के बाद हम इसके रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉम्पिटेंसी पढ़ेंगे 16 की of an accomplice, competence of an accomplice as a witness under 16 अंडर आर्टिकल 16 किया। उसके बाद प्रिजम्पशन ऑफ आर्टिकल 129 पढ़ेंगे। फिर कंबाइन इफेक्ट 16 भी हमने पढ़ लिया, 129 भी पढ़ लिया। अब हम दोनों के कंबाइन इफेक्ट पढ़ लेंगे। कंबाइन इफेक्ट के बाद हम रीजंस पढ़ेंगे। रीजंस के बाद हमने प्रिंसिपल पढ़ने हैं, कौन से प्रिंसिपल जो गवर्निंग करते हैं अप्राइजल ऑफ अकम्प्लिस एविडेंस। उसके बाद हमने एक्सटेंट ऑफ कॉर्पोरेशन करना है। कॉर्पोरेशन के बाद हमने एक्सटेंट के बाद हमने उसके इफेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद हमने वैल्यू इसकी क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्या है, कंप्लीस एविडेंस। ठीक हो गया। हमारा आज का टॉपिक है कंप्लीस एविडेंस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है, इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास पेपर में 1995, 1997, 2001 उसके में, और उसके बाद 1995 2000 में 2000 में भी आया है। ठीक हो गया। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या देखना है, इस सवाल के हमारे पास अकम्प्लिस एविडेंस। अकम्प्लिस का मतलब है शरीक जुर्म। शरीक जुर्म जो होगा उसे हम अकम्प्लिस कहेंगे। एविडेंस इसमें ज़्यादा लिखा हुआ है कि एविडेंस का मतलब क्या है, सबूत। ठीक हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अकम्प्लिस एविडेंस। अकम्प्लिश का मतलब क्या है, अकम्प्लिस का मतलब है शरीक जुर्म। ACCOMPLICE, इसका ई जो नीचे चला गया है, ये अकम्प्लिस ACCOMPLICE अकम्प्लिस एविडेंस। ठीक है। अकम्प्लिस एविडेंस का मतलब, अकम्प्लिस का मतलब है शरीक जुर्म, एविडेंस का मतलब है सबूत। अब हम देखते हैं हमने इसमें क्या पढ़ना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या देखने लगे, हम देखने लगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, अकम्प्लिस इज अ पर्सन। अकम्प्लिस क्या है, पर्सन है। कौन सा पर्सन है, अकम्प्लिस पर्सन। हमारे पास कौन सा पर्सन है, ये PERSON है, पर्सन है। कौन सा पर्सन है, हु टेक्स पार्ट इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो किस में पार्ट लेते हैं, कमीशन ऑफ ऑफेंस में पार्ट लेता है, वो पर्सन हमारे पास अकम्प्लिस है। और अकम्प्लिस क्या, इज ऑलवेज अनरिलायबल पर्सन। क्या है, अनरिलायबल पर्सन है। ठीक हो गया, इनरिलायबल पर्सन है। उसके बाद क्या बात है अकम्प्लिस की, फॉर ही इज बिट्रेइंग हिज एसोसिएट्स। वो क्या करता है, बिट्रे करता है अपने एसोसिएट्स को। ठीक हो गया। हम अकम्प्लिश के हैं, अनरिलायबल है, क्यों है, क्योंकि वो अपने एसोसिएट्स को बिट्रेट करता है। बट हिज एविडेंस इज नेवरथलेस एडमिसिबल। उसके जो है एविडेंसेस हैं वो नेवरथलेस एडमिसिबल हैं। ठीक हो गया। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफेंडर वुड बी ही विल गो पनिश। ठीक हो गया। जिसमें क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट ऑफेंडर हो गए पनिश होंगे इफ अकम्प्लिस एविडेंस वर टू बी रिजेक्टेड, अगर अकम्प्लिस के एविडेंस रिजेक्ट हो जाए। हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा अकम्प्लिश क्या है, पर्सन है, क्या करता है, हु टेक पार्ट इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कमीशन। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है मीनिंग। हमने अब देखना है मीनिंग। मीनिंग में क्या है, मीनिंग में हमारे पास है क्या, एन अकम्प्लिस इज अ पर्सन। ठीक हो गया। अकम्प्लिस क्या है, सबसे पहले तो अकम्प्लिस एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है, इज अ पर्सन टू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक हो गया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, कंसर्न होता है। किस चीज में कंसर्न होता है, इन और प्राइवेट ऑफेंस। ठीक हो गया। प्राइवेट मतलब राजदारी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न होता है। अब हम इसकी जब मीनिंग लिखेंगे तो हम इस पे लिखेंगे क्या, हम इस पे लिखेंगे एन अकम्प्लिस इज अ पर्सन सपोज टू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न इन प्राइवेट ऑफेंस। ठीक हो गया। अकम्प्लिस वो पर्सन है जो कि हम मतलब माना जाता है, सपोज किया जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऑफेंस के राजदारी में है, शामी कंसर्न है उसका। ठीक हो गया। ये हमारे पास अकम्प्लिस का मतलब है। ओके। अगर आप केस, क्या हमने इसमें पढ़ा है, हमने इसमें ये पढ़ा है कंप्लिस जो है, एन अकम्प्लिस द गिल्टी और एसोसिएट। कंप्लिस जो है गिल्टी एसोसिएट है इन द क्राइम, क्राइम में। ठीक हो गया। ये PLD 1975 SC में हमने पढ़ा है, कंप्लिस जो है गिल्टी एसोसिएट है क्राइम में। ओके, ये हमने भी किया इसका
केस लॉ हमने इसके मीनिंग और केस लॉ इसमें कर लिया। मीनिंग में हमने ये पढ़ा है कि अकम्प्लिस पर्सन है जो कि सपोज किया जाता है डायरेक्टली या डायरेक्टली कंसर्न होता है किसी जुर्म की राजदारी में। उसके बाद हमने केस लॉ में इसका मतलब देखा। केस लॉ PLD 1975 SC 53 में अकम्प्लिस का बताया गया है कि गिल्टी एसोसिएट है क्राइम में। ओके, ये हमारा इसका मीनिंग हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखना, हमने रेलिवेंट प्रोविजन देखना है। ठीक हो गया। अकम्प्लिस का रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा है हमारे पास? इसका रेलेवेंट प्रोविजन QSO 1984 के मुताबिक आर्टिकल 16 और 129 भी है। कौन कौन सा? 16 और 129 बी। ठीक हो गया। 16 और 129 बी है हमारे पास। उसके बाद इसका क्रॉस रेफरेंस हमारे पास कौन सा है? क्रॉस रेफरेंस हमारे पास सेक्शन 337 है। 337 से लेके 339 तक है। किसके? CRPC में। सही हो गया। हमारे पास इसका सबसे पहले रेलेवेंट प्रोविजन जो हमारे पास कौन कौन सा है QSO के मुताबिक आर्टिकल 16 और 129 बी है। दो हो गए, 16 129 बी। QSO 1984 क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 337 से लेके 339 ऑफ CRPC। ये हमारी रेलेवेंट प्रोविजन है अकम्प्लिस की। ओके, अब हमने आगे क्या देखना है? हमने आगे देखना है कॉम्पिटेंसी ऑफ एन एक्यूज्ड competency ऑफ अकम्प्लिस एज अ विटनेस अंडर आर्टिकल 16। ठीक हो गया। अंडर आर्टिकल कौन से में देखना है हमने? अंडर आर्टिकल 16 में क्या है? इसमें लिखा हुआ है द अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज। ठीक हो गया। कॉम्पिटेंट है ये किसके अगेंस्ट? किसके? एक्यूज के। ठीक हो गया। एक्यूज के अगेंस्ट ये क्या है? कॉम्पिटेंट है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन में बताया गया एविडेंस of accomplice against co-accused is inadmissible in case of हदूद and किसास। inadmissible कब है ये? inadmissible कब कब है? हुदूद केसेस में और हुदूद और किसास में ये एडमिसिबल इनएडमिसिबल है। ओके, ठीक हो गया। ये हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस पढ़ी है हमने कहाँ पे? आर्टिकल 16 में। इसमें बताया गया है कि अकम्प्लिस इज कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज। ठीक हो गया। 16 में क्या है कि कॉम्पिटेंट विटनेस है एक्यूज के अगेंस्ट। और एक्सेप्शन में हमें बताया गया एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस अगेंस्ट को एक्यूज इज इनएडमिसिबल। इनएडमिसिबल कब है? इन केस ऑफ हुदूद एंड किसास। अब हमने क्या देखना, हमने प्रियम्पशन एक्ट 129B 129 प्रियम्पशन एक्ट हमें क्या बता रहा है? दो एन अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। ठीक हो गया। इसमें क्या बताया गया है? अकम्प्लिस जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ही इज नॉट वर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कॉर्पोरेटेड इन मटेरियल पार्टिकुलर्स। ठीक हो गया। और उसमें दूसरी बात हमें क्या आगे बताई गई है? ही इज नॉट वर्दी। वो वर्दी कब नहीं है? ऑफ किस चीज़ का? ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का वर्दी वो कब तक नहीं है? अनलेस ही इज कॉर्पोरेटेड इन मटीरियल पार्टिकुलर्स। ठीक हो। अभी हमने 129 भी देखा, हमने 16 भी देखा। अब हम क्या देखेंगे? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 16 एंड 129। ठीक होगा। 16 हमारे पास जो आर्टिकल 16 है और 129 है, इन दोनों को हम कंबाइंड इफेक्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ दिस आर्टिकल इज दैट, ठीक क्या है? देयर are explanatory to each other. The regarding evidence of an accomplice, since Article 16 of QSO declares the testimony of accomplice. Article 16 क्या कर रहा है? डिक्लेयर कर रहा है accomplice की testimony को to be admissible। क्या है ये? admissible है। and to conviction based on the uncorroborated testimony not be illegal। ठीक हो गया। not be क्या है? not be illegal है but मगर he is considering whether the testimony of an accomplice should or should not be believed। कैसे? illustration B to article 129 advises क्या है? the court to bear in the mind the presumption that the accomplice is not worthy क्यों? of the credit क्यों? unless he is corroborated in material particulars। ठीक हो गया। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? आर्टिकल 16 लेज डाउन अ पार्टिकुलर लॉ एंड द इलस्ट्रेशन बी टू आर्टिकल 129 लेज डाउन द मेरली रूल ऑफ प्रूडेंट। ठीक हो गया। इसमें हमें कहाँ क्या मिल रहा है? इसमें हमें आसिफ अली जरदारी का केस, आसिफ अली जरदारी वर्सेस स्टेट 1992 का मिल रहा है। इसमें हमने क्या देखते हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं, इसमें हम ये बात देख रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व इन द केस, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? रिगार्डिंग द बोथ आर्टिकल्स द कोर्ट इन द पाकिस्तान हैव हेल्ड इन इट is not illegal to act upon the uncorroborated testimony of an accomplice, but
क्या बात है मगर इट इज अ रूल ऑफ द प्रूडेंस टू यूनिवर्सली फॉलोड एज टू अमाउंट almost to rule of law that is unsafe to act upon the evidence of an accomplice unless it is corroborated in material respect as so implies the accused। ठीक हो गया। ये हमें कहाँ पता चल रहा है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 16 और 129 में क्या पता चल रहा है, द कंबाइंड इफेक्ट हमारा जो दोनों का आर्टिकल 16 का है, आर्टिकल्स का है, दोनों आर्टिकल्स का है वो ये है कि द एक्सप्लेनरी टू, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं रिगार्डिंग एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस। क्या आर्टिकल 16 क्यों ऐसा डिक्लेयर करता है टेस्टिमनी ई टू अकम्प्लिस क्या है admissible है और conviction based on the uncorroborated testimony not be illegal but in concerning whether the testimony of accomplice should or should not believe। illustration 129b क्या है, advises court to bear in mind the presumption that an accomplice is not worthy of credit unless he is corroborated in material particulars। ठीक हो गया। ये 16 और 129 दोनों में जो था हमने उसको कंबाइन करके ये इफेक्ट, ये हमने इसका इफेक्ट पढ़ा है। ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने रीजंस देखनी है। रीजंस क्या है, सबसे पहले रीजंस किस चीज़ के हैं, रीजंस फॉर एक्वायरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। ठीक है, पहली रीजन क्या है, अकम्प्लिस इज लाइकली टू स्वेयर फॉल्सली इन ऑर्डर टू शिफ्ट द गिल्ट फ्रॉम हिमसेल्फ। पहली बात क्या है, शिफ्ट क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है गिल्ट अपने आप से। पहली रीजन क्या है, शिफ्ट गिल्ट फ्रॉम हिमसेल्फ। उसके बाद एन अकम्प्लिस a participant is crime and consequent an immoral person is likely to discharge the sanction of the an oath। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, डिस्चार्ज सेंशन ऑफ एन ओथ कर रहा है, क्या हो रहा है, डिस्चार्ज सेंशन ओथ का कर रहा है। उसके बाद OATH होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, accomplice give his evidence under the pardon or under such hope। किसके अंडर कर रहा है, पार्डन के या होप के। क्या कर रहा है, द होप विल लीड हिम टू फेवर द प्रोसिक्यूशन। ये जो उसकी होप होगी उसे लीड करेगी फेवर में प्रोसिक्यूशन के। ठीक हो गया। इसकी रीजन, 3 रीजन है। accomplice likely to swear falsely in order to shift the guilt from himself। दूसरी बात, an accomplice as a participant is in a crime and the consequently an immoral person is likely to discharge a sanction of an oath। तीसरी बात हम क्या देख रहे हैं, an accomplice give his evidence under the pardon। पार्डन के क्या है, द होप, जो उसकी होप है उसे लीड करेगी फेवर में, फेवर द प्रोसिक्यूशन में। ठीक हो गया। ये हमारा इसके क्या थे, रीजंस थे। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखना, हमने देखना है प्रिंसिपल गवर्निंग अप्राइजल ऑफ एन अकम्प्लिस एविडेंस। ठीक हो गया। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने ये पहली बात है कि इट वॉज ऑब्जर्व एविडेंस में से पहले हमने क्या देखना है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑफ एज द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले में कौन सा केस है, जुल्फकार अली भट्टो वर्सेस क्या है, वर्सेस स्टेट है, वर्सेस स्टेट है, जुल्फकार अली भट्टो वर्सेस स्टेट है। PLD 1979 PLD 1979। उसके बाद प्रिंसिपल, इसके प्रिंसिपल में हमने क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस टू सर्टिफाई द डाउट टेस्ट। इसमें हमने क्या देखा, 2 चीज़ें हैं इसके प्रिंसिपल में। पहली बात है, इसकी प्रिंसिपल में 2 चीज़ें हैं। पहली बात क्या है, द एविडेंस मस्ट शो दैट ही इज़ रिलायबल विटनेस। पहली बात क्या है, रिलायबल विटनेस है, उसने ये शो करना है। और दूसरी बात क्या है, रिसीव सफिशिएंट कॉर्पोरेशन। दूसरी क्या, उसने रिसीव किए सफिशिएंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद इसके बाद हमने नेचर देखनी है इसकी नेचर कैसी होगी। इसकी नेचर है, द कॉर्पोरेटिव एविडेंस इज सम एडिशनल एविडेंस। ठीक हो गया, क्या है, सम एडिशनल एविडेंस है रिगार्डिंग इट मोर और प्रोबेबल that the story of the accomplice is true and it is reasonably safe to act upon it। ठीक हो गया। इसमें हमें 2 चीज़ें देखी हैं। इस पर हमने एक प्रिंसिपल देखा है प्रिंसिपल के ऑफ डबल टेस्ट। डबल टेस्ट का जो प्रिंसिपल था, डबल टेस्ट का जो प्रिंसिपल था, हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा है हिज एविडेंस मस्ट शो दैट ही इज रिलायबल विटनेस, कि वो रिलायबल विटनेस है। और दूसरी बात ने हमने क्या देखी है, इट रिसीव सफिशिएंट कॉर्पोरेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमने मतलब एक में ये हमने दोनों चीज़ें किसमें देखी, प्रिंसिपल ऑफ डबल टेस्ट में हमने ये दोनों चीज़ें देखी। उसके बाद हमने नेचर ऑफ कॉर्पोरेशन देखा। नेचर ऑफ कॉर्पोरेशन में पता चला कि कॉर्पोरेशन एविडेंस जो है सम एडिशनल एविडेंस है रिगार्डिंग इट मोर प्रोबेबल दैट द स्टोरी ऑफ अकम्प्लिस इज ट्रू, कि अकम्प्लिस की स्टोरी ट्रू है, इज रीजनेबली सेफ टू एक्ट अपॉन इट, के
पे रीजनेबल है टू से रीजनेबल सेफ है कि इस बात का टू एक्ट अपॉन इट। ओके, ये हमारा किस चीज़ की थी, ये हमारी थी प्रिंसिपल गवर्निंग द अप्राइजल ऑफ अकम्प्लिस एविडेंस। इसमें हमने जुल्फिकार अली भुट्टो वर्सेस स्टेट का केस देखा, प्रिंसिपल ऑफ डबल टेस्ट और नेचर ऑफ कॉर्पोरेशन देखा। ओके, ये हमारा इतना ही था। अब अगली चीज़ हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक हो गया, कॉर्पोरेशन है। एक्सटेंट ऑफ कॉर्पोरेशन में क्या है, बात है हमारी द मिनिमम कॉर्पोरेशन विच द लॉ रिक्वायर्स ऑफ द एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस इज, क्या है, एविडेंस ऑफ लीस्ट वन मटेरियल फैक्ट, एक मटेरियल फैक्ट पॉइंटिंग टू, जो पॉइंट कर रहा है गिल्टी ऑफ एक्यूज। सही हो गया। अब हम इसे पूरी लाइन क्या लिखेंगे, द मिनिमम कॉर्पोरेशन which the law requires of evidence of an accomplice is evidence of at least one material fact pointing to the guilt of the accused। सही हो गया, ये हमारा एक्सटेंट हो गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक हो गया, इफेक्ट क्या है जहाँ इस्टेब्लिश होगा, ये गुड ग्राउंड्स है बिलीव करने के कि अकम्प्लिस बाय रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक हो गया, किस पे, और मटेरियल पॉइंट्स पे क्या है, इम्प्लीटिंग एनी ऑफ द एक्यूज। ठीक हो गया, उसके बाद कोर्ट क्या है, सेफली कम होती है, सेफली आती है कंक्लूजन में कि जो हमारा ट्रूथ है, जो होल स्टोरी का अनकॉर्पोरेटेड पॉइंट्स पे, और जो हमारा सो फार एज दे इम्प्लीकेट क्या होती है, सेम एक्यूज पर्सन। ठीक हो गया। पहले अब हम इस पूरे को पढ़ते हैं, जो हम जैसे अब हम लिखेंगे, हम इस पे ये लिखेंगे where it is established that there are good grounds for believing। ठीक हो गया, the complies by reason of existence of corporation on material points implicating any of accused, the court can safely come to the conclusion as to the truth of the whole story on uncorroborated point so far as they implicate the same accused person। ठीक हो गया, ये हमारा इसका इफेक्ट भी हो गया। अब हमें देखना है वैल्यू, वैल्यू किस चीज़ की, ऑफ एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस। ठीक हो गया, वैल्यू ऑफ एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस में हमने क्या बताना है, लीगली ये कन्विक्शन है कि ऑफ एन एक्यूज। ठीक हो गया, बेस किस में करते हैं, सॉली ऑन द एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस। मगर ये जो फैक्चुअल प्लेन कॉर्पोरेशन ऑफ द टेस्टिमनी है, अकम्प्लाइज क्या है, रिक्वायर है। इस पे हमने जब तमाम का मतलब बताएंगे, तो मतलब जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 1995 के MLD और 1663 DB में है। ठीक हो गया, इस पे हमने क्या देखना है, इसमें हम लिखेंगे लीगली कन्विक्शन ऑफ एक्यूज कैन बी बेस्ड solely on the evidence of accomplice but on factual plain corroboration of the testimony of accomplice is required। ठीक हो गया, ये कहाँ पे मौजूद है, 1995 MLD 1663 DB। ओके, ये हमारा वैल्यू है इसकी। अब हमारे पास आखिरी चीज़ है जिसको हम कहेंगे कंक्लूजन। हर सवाल इस पे कंक्लूजन के बाद ख़त्म हो जाएगा, ये आखिरी पॉइंट है हर सवाल का। हर सवाल का अपना कंक्लूजन होगा, पर इसका जो कंक्लूजन है उसमें हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि to conclude, I can say that an accomplice is a competent witness to testify against the accused। ठीक हो गया, ये क्या है, competent witness है किस चीज़ के लिए, satisfy against the accused के। but मगर एक और बात, मतलब हमें मगर ये हमें क्या चीज़ बता रहा है, but the court should not overlook the position in which the accomplice may stand। ठीक हो गया, कोर्ट उसकी पोजीशन नहीं देखेगी वो कहाँ पे है, and the motivates which he may हैव। ठीक हो गया, मोटिवेट नहीं करेगी वो कहाँ पे है, एंड में स्टैंड एंड मोटिवेट्स विच ही मे हैव फॉर स्टेटिंग। ठीक हो गया, इज फॉल्स। और क्या है कि सबसे हम कंक्लूड करते हैं, क्या कह रहे हैं, आई कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट दो एन अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस के, कॉम्पिटेंट विटनेस है अकम्प्लिस टेस्टिफाई अगेंस्ट द एक्यूज्ड, किस बात का, टेस्टिफाई अगेंस्ट एक्यूज के लिए। मगर द कोर्ट वुड नॉट ओवरलुक द पोजीशन, कोर्ट क्या नहीं देखेगी, पोजीशन नहीं देखेगी, इन विच द अकम्प्लिस में स्टैंड, जिसमें अकम्प्लिस है, द मोटिवेट्स विच ही में हैव स्टेटिंग विच इज फॉल्स। ठीक है, क्या मोटिवेट्स है, एंड द मोटिवेट्स, और मोटिवेट्स किस बात का, वो यहाँ पे स्टेटिंग कर रहा है जो कि झूठ है, उसके बाद के सो हिज एविडेंस मस्ट बी कॉर्पोरेटेड, उसके एविडेंस क्या होंगे, कॉर्पोरेटेड होंगे, किस बात से, विद अदर एविडेंस टू। उसके बाद आर्टिकल 16 और 129B जो दोनों है इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ये कैसे, एज द फॉर्मर इज द रूलर ऑफ द लॉ एंड द लेटर इज द रूल ऑफ प्रूडेंस। ठीक हो गया,
रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ प्रूडेंस से। अब हम जब लिखेंगे कंक्लूजन तो हम क्या लिखेंगे? टू कंक्लूड आई कैन से दैट एन accomplice is a competent witness to testify against the accused, but the court should not overlook the position in which accomplice may stand and motivates which he may have for stating is false. So his evidence must be corroborated with other evidence. 2. Article 16 and 129b. Article 16 and 129b both are interrelated to each other, as the former is the rule of law and the later is the rule of prudence. पहला जो है रूल ऑफ लॉ है और दूसरा रूल ऑफ प्रूडेंस है। ओके, ये हमारा कंक्लूजन था जो हमने कर लिया और हमारा ये सवाल इतना ही था।